5 फरवरी 2026। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम सभी का फाइनल एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। बस एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी 2-4 दिन में जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो, ठीक है। समय बहुत कम है, मैं आप सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा, आज की क्लास में मैं आप सभी को ज्योग्राफी का 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि 5 फरवरी 2026 को आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। आप सभी के कमेंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में ज्योग्राफी का 100% प्यारे बच्चों पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? देखो मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो, ठीक है। पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूं ताकि मैं आप सभी को समझा पाऊं। बताओ मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप सभी को आज के क्लास में 5 फरवरी 2026 के लिए ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जिनको आपने इनसे पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चों एक काम करिएगा, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम हो, ठीक है, क्योंकि आप सभी को तो मालूम है आज की क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम हो उनको आप सभी 2-4 बार पढ़िएगा ना, याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। 5 फरवरी 2026 के लिए वीवीआई क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी को 5 फरवरी 2026 के लिए प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बस मेरे को आप सभी कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए देखो प्यारे बच्चों, जितने बच्चे फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट के विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, मैं आप सभी को बता देता हूं, कल सुबह यानी कि 2 फरवरी, या देखो 2 फरवरी 2026 को आप सभी को फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी का आप सभी को मैं आप सभी को 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि कल 2 फरवरी 2026 को, कल आप सभी को 6 बजे सुबह में देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए बताइए, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? अब ऑप्शन को देखो, आप सभी नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, अभी याद कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी याद करने का समय है, अभी क्वेश्चन को समझो मत, ठीक है। देखो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 100% सही आंसर है, ठीक है। आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि सर आप जो क्वेश्चन का उत्तर बताते हो क्या वो सही उत्तर है, तो मैं आप सभी को बता दूं 100% सही उत्तर है, ठीक है। चाहे आप किसी से पूछ लो, एआई से पूछ लो, चैट जीपीटी, कोई भी टीचर से पूछ लो, बड़े बड़े टीचर से पूछ लो, मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का 100% सही आंसर बताता हूं, ठीक है। चलिए, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, मैं आप सभी को और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भलाई हो सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सभी प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड, इधर गया। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। नवनिश्चयवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताओ, नवनिश्चयवाद शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चों सबसे पहले किसने किया था, मालूम है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये सभी क्वेश्चन 5 फरवरी 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नवनिश्चयवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ठीक है। 3 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, भरोसा करो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश, ऐसा कौन सा देश है, चीन, ब्राजील, कनाडा या फिर फ्रांस? ये चीन, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस जो है, इनमें कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी याद कर लो, यही सब क्वेश्चन पूछे करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस। फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है। 4 नंबर में, आयु लिंग पिरामिड का चौथा आधार क्या दर्शाता है? आयु लिंग पिरामिड में अभी नहा सुना के तैयार हुआ हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ, ठीक है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक लाइक करिएगा, मेरे को मोटिवेट मिलेगा कि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूँ। आयु लिंग पिरामिड का चौथा आधार क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों? तो उच्च जन्म दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 100% सही आंसर है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च जन्म दर, ठीक है। आयु लिंग पिरामिड का चौथा आधार क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर, ठीक है। चलिए 5 नंबर में, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस विद्वान की देन है? पढ़ लिए क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो आप सभी क्या याद रखोगे? डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है जी। मानव विकास सूचकांक का नाम जैसे सुनोगे तो डॉक्टर महबूब उल हक में टिक मार दीजिएगा आप सभी, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आप सभी ये भी चाहते हो कि मैं आप सभी को कॉपी में कैसे लिखूं सर एग्जाम में, मैं आप सभी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप सभी इन पे वीडियो चाहते हो तो बस कमेंट कर दीजिएगा आप सभी, है कि नहीं। चलिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, ठीक है। 6 नंबर में, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है प्यारे बच्चों, फसल उगाना और पशुपालन दोनों साथ करना, ठीक है। मिश्रित कृषि में यही होता है, फसल भी मेरा हो जाता है और पशुपालन यानी कि गाय को हम चारा भी दे देते हैं, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए 7 नंबर में,
विटिकल्चर का संबंध किससे है? विटिकल्चर, ध्यान से देखो, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंगूर उत्पादन से, ठीक है। विटिकल्चर, ठीक है, विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर उत्पादन से है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। सहकारी कृषि सबसे अधिक कहाँ सफल रही है? सहकारी कृषि सबसे अधिक डेनमार्क में सफल रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को समझा भी सकता हूं, ठीक है, लेकिन समझने का समय नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। सहकारी कृषि सबसे अधिक कहाँ सफल रही है? तो डेनमार्क में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? अब द्वितीय क्रियाकलाप में होता क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है? देखो, मछली पकड़ना एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है, ये एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना जो है ना, जो प्राकृतिक का देन है, वो होता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। और देखो, लोहा पिघलाना, क्योंकि हम सभी कच्चा माल से कोई नया सामान बनाते हैं, इसलिए द्वितीय क्रियाकलाप होगा वे सभी, ठीक है। लोहा पिघलाना, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना, ठीक है, इनसे हम सभी कच्चा माल से नया सामान बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया द्वितीय क्रियाकलाप। और मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर में, बिग इंच पाइपलाइन क्या परिवहन करता है? तो आप सभी जानते हैं, तरल पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिग इंच पाइपलाइन क्या परिवहन करती है? तो तरल पेट्रोलियम, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ देखो, परिवहन करती है, ठीक है। चलिए, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। नेक्स्ट, राइन जलमार्ग किन 2 देशों के बीच व्यापार का मुख्य साधन है? ठीक है, राइन जलमार्ग किन 2 देशों के बीच व्यापार का मुख्य साधन है? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, 100% सही आंसर बताऊंगा, जर्मनी और नीदरलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राइन जलमार्ग, ठीक है। राइन जलमार्ग किन 2 देशों के बीच व्यापार का मुख्य साधन है? तो जर्मनी से लेकर के नीदरलैंड के बीच का, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। मैं आप सभी को ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाद में मेरे को मत बताइएगा कि सर आपने बोला नहीं था, का यही सब क्वेश्चन पूछवे करेगा, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही आप सभी को 5 फरवरी को। ओपेक आज 1 तारीख है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, ओपेक का मुख्यालय, ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 13 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, वियना, सबका सही आंसर है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? देखो, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, ग्रोंड में टिक मारते, ग्रोंड, जो कि गलत है, ठीक है, भील होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, भील। 15, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक होता है क्या? जो अपनी ओर आकर्षित करता है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुकूल जलवायु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 16 नंबर में, भारत में नगर की श्रेणी में आने के लिए सबसे कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? भारत में नगर की श्रेणी में आने के लिए, बसने के लिए, आने के लिए मतलब बसने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपसे भी याद रखिएगा, कम से कम 15 नहीं, 5,000 होनी चाहिए, ठीक है, 5,000 कम से कम होनी ही चाहिए, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं ढूंढ के ये क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। भिलाई नगर किस वर्ग में आता है? बताइए, भिलाई नगर जो है वो किस वर्ग में आता है? तो औद्योगिक नगर में आता है, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक नगर में। 18, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि धान की खेती में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सबसे पहले स्थान पे कौन आता है? तो चीन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य है मछली उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मछली उत्पादन था, ठीक है। चलिए, ताकि रोजगार बढ़ाया जा सके। 20 नंबर, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बताइए, किस राज्य में? मेघालय, बिहार, पंजाब। बिहार में तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में, ठीक है। ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो मेघालय में है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत अभी पढ़ लो प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आप सभी को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। 21 नंबर में, सिंदरी झारखंड कोयला, सॉरी क्या लिखा हुआ है? सिंदरी झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, सिंदरी झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अवरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंदरी यानी कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अवरक उद्योग के लिए बहुत जाना जाता है। बेलाडीला खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? बेलाडीला खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? बताइए, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर में देखते हैं, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत का बोस्टन हम सभी किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई होगा या फिर कुछ और होगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा संस्थान, सॉरी संस्थान लिखा हुआ था, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर मुंबई होगा, ठीक है, ट्रॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है मुंबई, ठीक है। 24 का सही आंसर आपसे भी को याद हो गया, मुंबई होगा, ठीक है। 25 स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आपसे भी याद रखिएगा 5846 किलोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देख लो, यही क्वेश्चन और 100% सही आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। 26 भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच। 100% ये क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है, हल्दिया पतन किस राज्य में स्थित है, बताइए। हल्दिया पतन किस राज्य में स्थित है, नहीं मालूम है तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, ठीक है। हल्दिया पतन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 28 ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रदूषण कैसे हो सकता है, मोटर वाहन से, हम जो एक्सीलेटर घुमाते हैं अब धुआं जो निकलता है उससे प्रदूषण होबे करेगा। उद्योग, ठीक है, ये भी होगा। लाउड स्पीकर यानी कि ज्यादा जो हॉर्न जो मारते हैं वो भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। 29 नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, 2014 में, ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, याद रखिएगा आपसे भी। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 2014 में, ठीक है, यानी कि गंगा नदी को साफ सुथरा कब करने का निर्णय लिया गया था, 2014 में, ठीक है। चलिए 30 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी एक नगदी फसल है, नगदी फसल, निम्नलिखित में कौन एक नगदी फसल है। नगदी फसल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक है, क्या पता सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ ले। निम्नलिखित में कौन सी एक नगदी फसल है, नगदी फसल का मतलब होता है जिससे हम सभी को मुनाफा हो, जिससे हम सभी बाजार में बेच सके, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक नगदी फसल है, तो नगदी फसल यहाँ पर गन्ना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गेहूं तो हम सभी खाने के लिए भी उगा सकते हैं, ठीक है, नगदी फसल बाजार में बेच भी सकते हैं अपना भी, यानी कि एक चीज से दूसरा चीज बनाया जा सकता है प्यारे बच्चों। नगदी फसल का मतलब इतना तो याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। 31 जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो 31 का सही जवाब होगा औद्योगिक नगर है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। 32 विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। विश्व में भारत जो है चीनी का दूसरा स्थान पे आता है, और विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, पहला स्थान पर तो चीन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं और बहुत सारे टीचर ब्राजील बताते हैं, ठीक है, ब्राजील गलत है प्यारे बच्चों, भारत दूसरा स्थान पे आता है, ठीक है, भारत दूसरा स्थान पे आता है, चीन पहला स्थान पे आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2026 में इसी को सही माना जाएगा। भारत के किस राज्य में डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है, भारत के किस राज्य में डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। 33 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो असम, सबका सही आंसर है, ठीक है। भारत के किस राज्य में डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है। मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ क्या होता है, मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ होता है छोटा गांव, विशाल नगर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ होता है विशाल गांव, ठीक है, सॉरी विशाल गांव नहीं, विशाल नगर होता है। निम्नलिखित में कौन एक धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है, धात्विक मालूम है, बता देता हूँ, ठीक है, मैग्नीज है एक धात्विक खनिज है प्यारे बच्चों, ठीक है। पनामा नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पनामा नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो अटलांटिक से प्रशांत महासागर को, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कॉफी उगाता है, क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर असम। तो 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक उगाता है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य कॉफी सबसे ज्यादा उगाता है, तो कर्नाटक उगाता है, ठीक है। ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, रूस, भारत, मलेशिया, कनाडा। 39, ठीक है, 39 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो मलेशिया, सबका सही आंसर है, ठीक है। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में मेरे को मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं था, ठीक है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो मलेशिया है, ठीक है। चलिए, विश्व के किस देश में साक्षरता दर 100% के करीब है, विश्व के किस देश में साक्षरता दर जो है 100% के करीब है, यानी कि सभी लोग वहां पर पढ़े लिखे हैं, तो नॉर्वे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान से पढ़ लो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला, स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, बताइए। 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल नहीं है,
निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी, क्या? सरसों, चावल, जौ, गेहूं, बताइए क्या होगा? मैं बता देता हूँ, ठीक है। 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो चावल जो प्यारे बच्चों एक रबी फसल नहीं है, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011, देखो मैं अभी थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को मालूम है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका रीजन है प्यारे बच्चों, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट में मेरे को वीडियो बनाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.8 करोड़ थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से देख लो, भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 2024 से लेकर के 2025 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा नगर माना गया है? भारत का बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 100%, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो मेरे को आगे बताना सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। 101% पूछेगा ये क्वेश्चन। भारत का सबसे प्रदूषित शहर, तो याद रखिएगा, इधर न्यूज में हम देखे थे 2025 के लास्ट दिसंबर महीना में न्यूज में देखे थे, दिल्ली प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वहां पर इतना 70% पॉल्यूशन हो गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग है, ठीक है, ये हिस्ट्री में भी पूछता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया है। 46, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 को हुआ था। बार बार देख लो, 2 बार वीडियो को देखना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, इसमें आप सभी का भलाई है, ठीक है। सतत पोषणीयता विकास का अर्थ क्या है? सतत पोषणीयता विकास का अर्थ होता है आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करना, ठीक है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करना, ठीक है। चलिए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना? तो अमेरिका, जर्मनी, रूस या फिर ब्रिटेन। अगर आपको मालूम है तो बता दो, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज की क्लास में केवल 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई मामूली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप सभी और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो बस कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने इनसे पहले जितने भी ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो बनाया था, अगर आप सभी उनको भी नहीं देखे हो तो देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाए गए हैं, ठीक है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, मेरे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, सब कुछ चलेगा। अगर आप सभी पूछना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना? आप सभी याद रखिएगा, 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रूस की मदद से बना था। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना था? रूस की मदद से बना था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे 5 फरवरी 2026 के लिए, ठीक है, 5 फरवरी 2026 के लिए ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं एडिट करना भूल गया था, यहाँ पर लिखा था दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको इग्नोर कर दो, बस क्वेश्चन जो था उनको ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। कल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, 2-4 दिन का समय है, 2-4 दिन में आप सभी अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। कल के लिए जय हिंद, जय भारत।